सभी को मेरी स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रही है? यस सर। एक दो भी सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके। देखो सुनो, सबसे पहले अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो ब्रिक्स पढ़ने वाले हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, ब्रिक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं ईंट, जो कि आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। मतलब इस ब्लॉक के अगर ये ब्लॉक नहीं होता है तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि बिल्डिंग की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जो आपकी बिल्डिंग जब भी बनेगी तो वहां पर ईंट मतलब आपको लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ ब्रिक अवेलेबल है। और इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, वो दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये वाला क्वेश्चन 50 बार पूछता है। इवन 2016 में जब मैंने एग्जाम दिया था एसएससी का, तब भी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उस टाइम पे रिपीट हुआ था कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। तो ये जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक है 1999, ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी आपको वो नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा ये चीज आपको रटी हुई होनी चाहिए कि मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज है, ये याद रखना। वो स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्ड दोनों होती है। ठीक है, तो मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज होगा वो 19/9/9, और नॉमिनल ब्रिक का जो साइज होगा वो होता है 20/10/10। अपन उसमें क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर का जो है वो मोटार लगा देते हैं नॉमिनल ब्रिक्स में। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद कैसे रखें? तो याद ऐसे रखना है, एम के बाद एन आता है, तो एम छोटा है और एन बड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करने की ट्रिक यही रहेगी कि एम एन, मतलब एम जो है वो छोटा है 19/9/9, और नॉमिनल जो है वो बड़ा है 20/10/10। आई थिंक अब नहीं भूलोगे। क्लियर है सभी को? यस सर। है ना? ठीक है, तो 1999 अपनी जो मॉड्यूलर ब्रिक की साइज जो होती है वो होती है 1999, एंड नॉमिनल ब्रिक की जो साइज होती है वो 201010। एसएससी में, इवन आपके जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, इवन एएन के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो सीधा पूछा जाता है, और एक बार नहीं, मतलब 50 बार पूछा हुआ है और 50 बार और पूछेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट टाइप से अपन याद रखेंगे। जनरली जो ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक होता है अपना, वो होता है 23, 11.4 एंड 7.6, और कुछ जगह पर अपने को 7.3 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो अपने ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक है, अपनी जो नॉर्मल ब्रिक्स आती है, उसका जो साइज है वो आपका 23, 11.4 एंड इंटू 7.6। ये देखिए, उसकी जो लेंथ, हाइट और विड्थ की बात हो रही है ना, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो मल्टीप्लाई है उसकी बात हो रही है, ब्रिक की डायमेंशंस का मतलब। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो आपने ब्रिक देखी है, ऐसी कुछ ब्रिक दिखती है? क्यों? हेलो, ऐसी कुछ ब्रिक दिखती है अपने को? अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ बीच में ये इसके कुछ ये जो छेद होता है ऐसा, जो जहां पर वो नाम लिखते हैं, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? किसी को कोई आइडिया है? फ्रॉक। फ्रॉक बोलते क्या, क्या बोलते हैं? फ्रॉक 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 बोलते हैं, सर। ओके, हाँ गुड। वो तो फ्रॉक फ्रॉक सर। बोल, देखिए मैं बताता हूँ आपको, फ्रॉक बोलते हैं उस चीज को अपन। और इसका काम क्या आता है, ये किस काम आता है, कोई बता सकता है मुझे? सर की दो ईंटों के बीच में सर ये जॉइंट बॉन्डिंग के दो बॉन्डिंग ईंटों के के लिए बीच आता है सर। में joint, ठीक है। बाइंडिंग। और सर मेन काम तो सर की बनाना ही है इसका, टेक्निकल। अच्छा, ठीक है। इसके और अलावा तो वो जो प्रमोशनल पर्पस, बनाता है मैन्युफैक्चर, उस अपना नाम हम लिखता है, वो अलग हो गया। प्रमोशनल पर्पस के काम आता है। और जॉइंट, अगर हाँ अपन सर। इसको उल्टा लगाना स्टार्ट करें, मतलब जैसा अपन सीधा लगाते हैं ना, इसका मुंह ऊपर रखते हैं फ्रॉक वाली साइड का, अगर उल्टा लगाना करें तो फिर क्या होगा? मतलब उस केस में जो आपकी बिल्डिंग, जो दीवार बनेगी वो कैसी बनेगी, और उसके कारण क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? कोलैप्स हो जाएगी दीवार, जॉइंट ही नहीं बनेगा एक के बाद एक। जॉइंट नहीं बनेगा? जॉइंट तो बना देते हैं अपन, जॉइंट तो उल्टा भी बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? जॉइंट तो अपने बनाने के ऊपर है, जॉइंट तो। बॉन्डिंग सर बढ़िया नहीं होगी। बॉन्डिंग की बात बॉन्डिंग हो बढ़िया सरफेस नहीं पे होगी। नहीं और कोई बनेगा सर, आंसर, कोई बाकी तो अच्छा आंसर? सर सरफेस पे बॉन्डिंग नहीं होगी सर, बाकी तो बन जाए। अच्छा, देखो इसमें जो मेन चीज जो होती है वो रिलेटेड होती है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अगर आप सीधी रखते हो, फ्रॉग ऊपर रखते हो, उसमें जब सीमेंट भरते हो आप, वैसे अगर दीवार चढ़ने देते हो तो जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह पर। लेकिन अगर आप उल्टी यूज करते हो तो वहां पर जो है प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो उस वजह से जो दीवार है वो एक साइड झुक जाएगी, या कोलैप्स भी हो सकती है, या जो स्ट्रेंथ अपने को एक्चुअल स्ट्रेंथ चाहिए
उतनी स्ट्रेंथ उसकी नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है, फ्रॉग वाला है ओम ना? सर, तो देखो ये एक जो है एक यूज होते हैं। हेलो ओम सर। हाँ जी सर। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। हमारे जो हाँ सारे सर। ठेकेदार लोग हैं वो क्या करते हैं, इस ब्रिक को उल्टा लगाता है ना, ताकि क्या होता है उनका जो मटेरियल है वो सेव हो जाता है, क्योंकि जो फ्रॉग के अंदर जो मटेरियल बढ़ता है वो उनका सेव हो जाता है। तो जो हमारे सारे अच्छा बच्चे इधर जो आधे ठेकेदार है वो सारे इसको उल्टा ही लगाता अच्छा। है ना, लेकिन नहीं करेक्ट नहीं, प्रैक्टिस आपको क्या उसको सीधा लगाने की। आपने सीधा सीधा ही लगाना भाई, कल को तुम इंजीनियर बनने वाले हो। ठीक है। तो इसके जो यूजेस है, फर्स्ट जो है वो बॉन्डिंग पर्पस से यूज होता है, आपकी बॉन्डिंग बनानी है। सेकंड जो है कोई भी अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी नाम वो डाल सकता है वहां पर। और थर्ड जो मेनली वो होता है इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इक्वल होना चाहिए। अगर आप सीधे इसको रखते हो तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर और इक्वल होता है। ठीक है। अब जो ब्रिक्स है उसका क्लासिफिकेशन अपन लोगों ने किया है उसके वाटर अब्जॉर्प्शन के बेसिस पे। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को आइडिया भी होगा, और नहीं है तो आज इस 2-3 मिनट के बाद आप इस चीज को रट लेना, क्योंकि ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी मतलब 50 बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट की। ठीक है, वाटर अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। वाटर अब्जॉर्प्शन में अपन क्या करते हैं कि 24 घंटे उसे क्या कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, 24 घंटे के लिए उसे पानी में डाल देते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, कपड़े से थोड़ा साफ करते हैं, उसका जो है वेट चेक करते हैं अगेन 24 घंटे बाद। तो जो इसकी डिपेंडेंसी है वो अलग अलग क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, 3 टाइप्स की ब्रिक में इसको जो इसकी डिपेंडेंसी है वाटर अब्जॉर्प्शन के बेसिस पे, ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है क्लास 1, सेकंड होती है क्लास 2 एंड थर्ड होती है क्लास 3। तो अब ऑर्डर भी आपको इसी हिसाब से याद रखना है। क्लास 1 में जो है वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, लाइक सबसे कम इसमें होगा तो लेस देन 20 to 22.5% क्लास 2 में, और 22.5 से 25%, 26% तक क्लास 3 में। ठीक है, इससे ज्यादा होता है तो थोड़ा अपन उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि एफ्लोरेसेंस बढ़ जाता है। एफ्लोरेसेंस क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जो भी है तो ये चीज याद रह जाएगी कि फर्स्ट क्लास में मिनिमम 20 से कम 14 से 19% होता है जनरली। उसके बाद 20 से 22.5 सेकंड क्लास में, और 22.5 से 25 थर्ड क्लास में। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ये चीज याद रह जाएगी सभी को? एक दो जने और बोलो, याद हो जाएगी सभी को? हेलो। यस सर। चलो गुड। अब मैं बात करता हूं आगे क्रशिंग स्ट्रेंथ की। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक, वही अपन इसको यूटीएम में लगा देते हैं। यूटीएम में लगाने का तरीका कैसे है, इसको सीमेंट जो आपका फ्रॉग होता है उसको भी आपको समतल बनाना होता है, मतलब जो है ब्रिक की डायमेंशंस वो एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर। कई बार ब्रिक्स भी जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, तो अपन उस जो फ्रॉग वाले एरिया है उसको सीमेंट पेस्ट से भर देते हैं। अगर सीमेंट पेस्ट अवेलेबल नहीं होता तो सिंपल रेत से भी भर देते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट पेस्ट लगा के आप उसको एक जैसा कर देते हो और यूटीएम में लगा देते हो। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो 10.5 या 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, देखो अब यहां पर सेकंड क्लास की 7 और थर्ड क्लास की 3.5। अब इसको याद कैसे रखना है, सारे आपको सीधी सी बात है, फर्स्ट क्लास का आप याद रख लो 10.5 और 3.5 कम करते जाओ। तो 10.5 फर्स्ट क्लास का, उसमें से 3.5 कम किया 7 सेकंड क्लास का, उसमें से 3.5 कम किया मतलब 3.5 थर्ड क्लास का। ठीक है, तो ये आपकी ब्रिक्स की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ये क्रशिंग स्ट्रेंथ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की क्रशिंग स्ट्रेंथ, और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का वाटर अब्जॉर्प्शन आपको याद होना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। इससे रिलेटेड हो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आई थिंक आप लोग इजीली उस चीज को कर पाओ। यहां तक क्लियर है सभी को? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्लियर है वाटर अब्जॉर्प्शन और स्ट्रेंथ के बेसिस पे? यस सर। यस। ठीक है, जो इसका जो यूज है लोड बियरिंग एक्सटीरियर वॉल में होता है फर्स्ट क्लास का। ठीक है, सेकंड क्लास का इंटीरियर वॉल में यूज करते हैं, और थर्ड क्लास जो होती है उसको अपन कैविटी वॉल में यूज करते हैं। एक अलग टाइप होता है क्लास 4,
इसका नाम आप कई बार सुन सकते हो, झामा ब्रिक्स जिसे अपन बोलते हैं। जब आप इसको क्लिन में या भट्टी में जब आप गर्म करते हो ईंटों को, तो जो सबसे पास वाली जो ईंटें होती है, मतलब जो सबसे नीचे वाली जो ईंटें होती है, वो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा जल जाती है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है, मतलब कुछ तो बिल्कुल आपकी पत्थर जैसी कठोर हो जाएगी, बिल्कुल मतलब टूटेगी ही नहीं। तो वो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 40 न्यूटन पर एमएम जाती है, मतलब ये, और कुछ तो बिल्कुल कचरे जैसी होगी, लाइक वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ भी शो नहीं करेगा। तो जो आपकी झामा ब्रिक्स है उसकी एक बहुत लंबी रेंज होती है स्ट्रेंथ की। तो मैंने स्ट्रेंथ लिखा है कि अप टू 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक की स्ट्रेंथ शो करती है झामा ब्रिक, जो बहुत ज्यादा जल जाती है, इसे ओवरब्रंट ब्रिक बोलते हैं अपन। ठीक है, इसका जो जनरली जो यूज होता है वो आप एज ए फिलिंग पर्पज में यूज करते हो। इसके अलावा आप जो रोड, जब आप पेवमेंट डिजाइन करते हो, आप पेवमेंट बनाते हो, तो वहां पर भी एग्रीगेट के रूप में इसका यूज करते हो। ठीक है, अपन लेयर बनाते हैं ना, जब अपन रोड बनाते हैं तो सबग्रेड में उसमें यूज करते हैं अपन इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलो, ये कोड याद रख लेना, आईएस कोड, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ और सारी चीजें ब्रिक से रिलेटेड जो पोस्ट कोड है वो आईएस 1077 1996, शायद 1992 है, 1996 भी शायद नया रिवीजन है, 1992 भी है। तो ये कोड स्पेशली आप याद रख लेना, 1077। ठीक है, ये जो कोड है आपका ये ब्रिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उसका वाटर अब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए। इस कोड में आपको ब्रिक से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो आपको गिवन है। उसकी नॉमिनल की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, मॉड्यूलर की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड जो भी है, तो वो सारी डायमेंशन के बारे में आपको इस कोड के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो ये कोड थोड़ा सा एक बार दिमाग में या नोट कर लें कि ये जो कोड है ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है। अगर उसको पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाने का मन हुआ तो वो आपसे ये कोड भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी तक जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने पढ़े, सबसे पहला नॉमिनल और मॉड्यूलर साइज, उनका वाटर अब्जॉर्प्शन और उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये तीनों क्वेश्चन मतलब 50 बार पूछे गए हैं, और आपसे आने वाले टाइम में भी 10-15 बार शायद और पूछ लें तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे हिसाब से। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि जो ईंट होती है या ब्रिक होती है, तो उसके रो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज्यादा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को एक छोटी सी ट्रिक हम लोग यहाँ पर बताते हैं। आपको ट्रिक याद रखनी है सलीम। क्या याद रखनी है? सलीम। सलीम मतलब एस फॉर सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम, आई फॉर आयरन, ठीक है, और एम फॉर मैग्नीशिया। ठीक है, ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है सभी को? याद रह जाएगी ट्रिक? यस सर। यस सर, अच्छी ट्रिक है ना? एक भाई, हाँ, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सिलिका की। तो सिलिका जो है अपना वो रो कंपोनेंट है आपका। सबसे ज्यादा मात्रा में ब्रिक के अंदर जो है वो सिलिका अवेलेबल होता है। 50 to 60% जो है आपकी सिलिका या मिट्टी या रेत आप इसे बोलते हो, वो अवेलेबल होती है ईंट के अंदर। ठीक है, इसका जो क्या क्या प्रोवाइड करती है, ये जो सिलिका का मेन बेसिक काम होता है वो उसको बेटर शेप प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो और ये कोहेजन को भी मतलब कोहेजन जो प्रोवाइड करती है। देन ये जो श्रिंकेज हो जाता है जब ईंट बनती है, तो उसको रिड्यूस करने के काम में आती है। लेकिन अगर आप ज्यादा सिलिका यूज कर दोगे तो आपकी जो ईंट बनेगी उसमें आपके क्रैक डेवलप हो जाएंगे, और जो उसका कोहेजन है, चिपचिपापन है, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एस फॉर सिलिका हो गया कंप्लीट। अब मैं बात करता हूं ए फॉर एल्यूमिना की। तो जो एल्यूमिना है यहाँ पर, एल्यूमिना को अपन शो करते हैं Al2O3 डॉट मतलब Al2O3 से। ठीक है, तो इसकी जो वो होती है 20 to 30% ये अवेलेबल होता है अपने पास ब्रिक में। इसका जो मेन काम होता है ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, लाइक उसको मतलब प्लास्टिसिटी मोल्ड हो जाती है इजीली वो, तो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है आपका एल्यूमिना। अगर आप एक्सिस में एल्यूमिना डाल देते हो, ये चीज याद रखना, एक्सिस में उसका क्या काम होता है, मतलब अगर आप ज्यादा यूज कर देते हो तो नुकसान, देखो अति किसी भी चीज की नुकसानदायक होती है, तो आप ज्यादा यूज करते हो तो उसमें
सरफेस पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरा वो है लाइम। एस हो गया, ए हो गया, एल। लाइम जिसे अपन कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये लगभग 5% से थोड़ा सा ज्यादा, 5 से 6% अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये जो दूसरे मटेरियल्स है उनके फ्यूजन को, उसको बांधने में मतलब काम में आता है। ठीक है, एज ए फ्लक्स मटेरियल काम करता है। अगर लाइम आप ज्यादा यूज कर दोगे ब्रिक में तो उसका जो शेप है वो लूज हो जाता है, मतलब वो शेप उसका प्रॉपर नहीं आएगा। फोर्थ चीज जो यहाँ पर आती है आपके साथ, वो आती है आयरन ऑक्साइड, जिसे अपन Fe2O3 बोलते हैं। 5 to 6% होता है ये भी। आयरन ऑक्साइड का जो मेन काम होता है वो होता है कलर प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा कि जो ईंट होती है वो हल्की सी रेडिश कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की जो ईंट होती है, ठीक है, तो वो इसी के कारण होती है, आयरन ऑक्साइड के कारण ही। अगर आप ज्यादा आयरन ऑक्साइड यूज कर देते हो तो उसका जो कलर है वो ब्लूइश कलर में चेंज हो जाता है, और कम यूज करते हो तो वो फेटी, मतलब थोड़ा सा कलर उसका फेट हो जाता है। ठीक है, और लास्ट जो है लेस देन 1% मैग्नीशिया अपन यूज करते हैं। इसका भी जनरली जो काम है वो कलर फॉर्मेशन और सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रिक्स, मतलब जो आपकी ब्रिक्स है वो नॉर्मल शेप एंड साइज में रहे, तो ये मैग्नीशिया का काम होता है। आई होप पांचों पॉइंट क्लियर है सभी के। हेलो, पांचों पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। याद रह जाएंगे सभी को? इनके प्रपोर्शन भी याद रखने हैं अपने को, 50 to 60। तो इसी ऑर्डर में, जनरली सलीकी ऑर्डर में ही, घटते हुए ऑर्डर में है ये अवेलेबल अपने पास। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है जनरली एल्कलीज, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर, सल्फर कंपोनेंट, जो आपकी सिलिका जब आप ऑब्टेन करते हो अर्थ की सरफेस से तो वहां से बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती है, तो जनरली ठीक है, वो फ्लोरोसेंस को बढ़ा देती है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज दूर कर, मतलब क्रैकिंग डेवलप हो जाती है इसके थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ईंट बनानी कैसे है। ठीक है, अब देखो ईंट, सबसे पहले अपने को क्या करना है ईंट बनाने के लिए, कि ईंट बनती कैसे है, मेरी जो एक ईंट है वो बनती कैसे। तो सबसे पहले जो भी कुम्हार लोग होते हैं या जो भी लोग होते हैं, बिल्डर लोग होते हैं, सबसे पहले अपन एक जमीन लेते हैं, साइट सिलेक्शन करते हैं, और उसको, मतलब वहां पर मिट्टी अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब सिलिका का यहाँ पर बेसिक मीन जो होता है वो मिट्टी से होता है, आपकी जो बेसिक मिट्टी होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होती है उसको अनसोइलिंग करते हैं अपन। लगभग जो 10 से 20 mm की जो लेयर है, टॉप की जो 10 से 20 mm की जो लेयर है, आप उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइक पेड़ पौधे और छोटी छोटी सी वनस्पति, छोटा कंकड़ पत्थर और सारी चीजें होती है। तो लगभग 1-2 सेंटीमीटर तक आप उसको अनसोइलिंग कर देते हैं, ऊपर ऊपर की सारी जो उसकी परत है, जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज है वो एक बार हटा देते हैं। फिर वहां से आप उसको खोदते हैं, जो मिट्टी है वहां से मिट्टी निकाल लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, क्लीन करते हैं, उसको साफ करते हैं आराम से, टेम्पर करते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग मतलब इट्स ए काइंड ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस, जो आपको ब्लेंड करना है। ठीक है, रिड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर मिक्स हियर, मतलब यहाँ पर आपको इसके सारे जो जो भी, मेरी बात सुनिए, जो आपने मिट्टी निकाली तो उसमें शायद हो सकता है कि एल्यूमिना कम हो सकता है उसमें आयरन ऑक्साइड कम हो सकता है उसमें मैग्नीशिया कम हो। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं आपको मिट्टी की पूरी जांच करके उसके अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे आपके जो बचे हुए होते हैं उसको आप उस ब्लेंडिंग वाले प्रोसेस में उसके अंदर मिला देते हो। मतलब अपने को जो अपन ने प्रॉपर फॉर्मेशन बनाया है, तो उस फॉर्मेशन में अपनी जो टोटल मिट्टी या सिलिका है वो उसमें आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आता है अगला प्रोसेस इसमें आता है, वो आता है नीडिंग। मतलब नीडिंग, नी जो होता है अपना घुटना, अपन ऐसे याद रख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं उसमें उसका पेस्ट बनाते हैं पानी मिला के, और मतलब जानवरों से या जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो लोग अपने पाँव से उसको गूंदते हैं, आटा गूंदने टाइप, ऐसा कुछ अपन इसको याद रख सकते हैं नीडिंग में। ठीक है, तो जो आपकी मिट्टी है उसको धीरे 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 ये फुट से गूंथा जाता है। और मशीन में अगर नीडिंग करते हैं तो मशीन जो यूज होती है वो अपनी पग मिल्स यूज होती है, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पगिंग। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर।
यस सर। ईंट बना रहे हो अभी यस सर, क्लियर है। है ना, ईंट बना रहे हो? हाँ जी बोलो। सर जो ऊपर वाला पॉइंट था उसमें जैसे आपने बोला कि ऊपर वाला एक पॉइंट निकालना सर। हाँ ये लीडिंग, नहीं, हाँ ये ब्लेंडिंग वाला। हाँ ब्लेंडिंग बोलो। तो सर इसमें अपन कुछ भी काम हो तो अपन अलग से मिलाते हैं सिलिका वगैरह। मिलाना ही पड़ेगा ना अलग से, तो मिट्टी अपने को थोड़ी पता है कैसी मिट्टी, आपके यहाँ उदयपुर में अलग मिट्टी है, दूसरी जगह अलग मिट्टी है, ईंट तो बनानी है अपने को, अच्छा ठीक है सर। है ना। तो अपने को डालना ही पड़ेगा मतलब उस केस में, क्योंकि अगर देखो किसी का भी एक्सेस हुआ, मेरी बात सुनो, किसी का भी एक्सेस हुआ या किसी की भी कमी हुई तो वहां पर फटाफट से कई बार क्रैक डेवलप हो जाते हैं, उसका शेप बिगड़ जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो वो चीजें अपने को डालनी पड़ती है, मैकेनिकली भी डालनी पड़ती है, ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। नेक्स्ट जो है मेरा यशपाल अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। यशपाल आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। देखो मोल्डिंग जो होती है, मोल्ड मतलब उसको वापस ईंट बनाना, मोल्डिंग का मतलब उसको ढांचे में डालना है आपको, ठीक है। तो दो तरीके से होती है, जो पुराने जमाने में अपन जनरली हैंड मोल्डिंग करते थे। हैंड मोल्डिंग भी दो टाइप से होती है, पहली तो ग्राउंड पे जमीन पे आप सीधे करने लग जाते हैं, और दूसरी होती है आपकी टेबल मोल्डिंग होती थी। तो जनरली जो टेबल मोल्डिंग होती थी, वहां से जो अपने को ब्रिक्स प्राप्त होती थी वो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती थी, लेकिन आजकल तो जनरली मशीन में ही सब लोग मोल्ड करने का रखते हैं, क्योंकि सब लोग हाईटेक हो चुके हैं। जो भी लोग हैं वो हाथ से काम करना नहीं चाहते हैं, आजकल जो कुम्हार लोग हैं वो लोग भी आजकल मशीनों का यूज करने लगे हैं। तो हैंड मोल्डिंग अब बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पहले इवन शायद 5-7 साल पहले ही इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी। अभी मैक्सिमम जो है वो मशीन मोल्डिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब मोल्ड कर दिया, अब उसको क्या करना है, सुखाना है। मतलब सबसे पहले अपन ने मिट्टी खोद ली, मिट्टी निकाल ली, जो छोटा मोटा कम पड़ रहा था उसको क्या नाम है, इंग्रेडिएंट्स मिला दिए, उसके बाद उसमें पानी मिला के उसको मिक्स कर लिया, गूंथ लिया, उसको मोल्ड कर दिया। अब ईंटों को सुखाना है, ठीक है। तो सुखाने के दो तरीके होते हैं, एक तो नेचुरल तरीका होता है और एक होता है आर्टिफिशियल तरीका। तो नेचुरल तरीका जो लोग भी गांव से होंगे या गांव के आसपास वाले एरिया में होंगे, तो आप लोगों ने वहां पर देखा होगा कि जो कुम्हार लोग होते हैं वो ऐसा कुछ छोटी सी झोपड़ी टाइप, जो छानने वाने से उससे झोपड़ी टाइप बना देते हैं, भट्टी टाइप बनाते हैं, वहां पर उसको सुखाने का रखते हैं, देखा है? हाँ सर। ईंट का भट्टा, सर वो जो, हाँ ईंट का भट्टा कहते हैं उसको। हाँ वही भट्टा ही, भट्टा ही, भट्टा ही, हाँ सर। है ना। तो जी सर। आर्टिफिशियल है, वहां पर दो तरीके होते हैं अपने पास, या तो उसको हॉट फ्लोर या हॉट टनल, मतलब हॉट टनल जो है, गर्म एक टनल होती है, उसके अंदर से आप उसको निकालते हो तो वो 1-2 दिन में आपकी जो पूरी जो ब्रिक है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको पकाते हैं, मतलब सर भट्टा बर्निंग के लिए यूज करते हैं ना? जी भट्टे का यूज तो सर बर्निंग के लिए करते हैं ईंटों की। हाँ, मतलब बर्निंग के लिए भी करते हैं, उससे पहले सुखाते भी हैं उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे। स्टेक बनाते हैं सर उसके, जी स्टेक्स बनाते हैं सर उसके। यार मेरे भी देखो, मैंने विजिट नहीं किया, मैंने देखा था, मैं उधर से निकल रहा था तो मुझे उतना आइडिया है, ठीक है। सर मोल्ड के बाद इसीलिए सुखाते हैं ताकि उसमें क्रैक्स नहीं पड़े। हाँ सही है। थोड़े टाइम के लिए इसलिए सुखाते हैं ताकि क्रैक्स रिलीज हो जाए और फिर सुखाने के बाद उसकी बर्निंग हो जाए। ओके ठीक है। तो वेरी गुड अक्षय। हाँ सर। एक्चुअली सर ये जो ब्रिक्स होती है, इनको उसमें जो इन्होंने पूछा कपिल ने, भट्टे पे उनको एक सीक्वेंस में सीरीज में जमाने से पहले उनको ड्राई करते हैं, वहाँ जहाँ उनको मोल्ड के वही ग्राउंड पे उनको ड्राई करते हैं। बिकॉज अगर उन्होंने उनको वेट कंडीशन में अगर उन्होंने लेयर्स में अरेंज कर दिया तो ऊपर जो वेट रखेंगे उस वेट की वजह से जो बॉटम में ब्रिक्स होगी उन ब्रिक्स के डायमेंशंस में चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए पहले इनिशियली ग्राउंड पे ही उनकी ड्राइंग करते हैं। और आपने जो टनलिंग और ये बताया, ये इनिशियली जो ड्राइंग करने के प्रोसेस है सिर्फ। यस सर। जो बर्निंग है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो बर्निंग होती है आपकी वो अलग अलग टेम्परेचर पे होती है, लाइक 400 से लेके 1100 1200, और ठीक है जब आप बहुत आगे जाते हो तो 1700 तक भी चली जाती है कई बार, ठीक है। तो जनरली जो 400 से 650 डिग्री तक जो ब्रिक के अंदर जो प्रोसेस होगा वो होगा डिहाइड्रेटेड, मतलब सूखने के बाद भी उसमें जितना पानी बचा हुआ है वो सारा पानी उसका निकल जाएगा। 650 से 900 डिग्री तक जो होता है उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा,
और 900 से 1100 डिग्री तक होता है विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मतलब वो जैसे किसी को भी आप गर्म कर रहे हो, आपने लोहे को गर्म करते हुए देखा है, तो लोहा बिल्कुल लाल सुर्ख पड़ जाता है ना। अब लाल सुर्ख के बाद भी कंडीशन आती है कि वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है ना, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं विट्रिफिकेशन। मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको वो ईंट दिखेगी आपको, तो उस लेवल तक अपन इसको गर्म करने का रखते हैं, बर्निंग करते हैं ईंट की। ठीक है, जो हार्ड मटेरियल है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉफ्ट के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी हाँ, अब इसके बाद क्या है, बर्निंग भी 2 टाइप से होती है। तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए मेड इजी की जो मेरी बुक है जिससे मैं स्टडी करता हूँ, तो उसकी मैंने यहाँ पर आपके लिए सीधा ही इसका वो जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ लगा दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपकी जो बर्निंग है वो अपन 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट होती है मेरी क्लैंप बर्निंग और सेकंड होती है मेरी किल्न बर्निंग। वहां तक क्लियर है? लास्ट अभी ये बन गई, ईंटें बन गई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो अब देखिए, क्लैंप जो बर्निंग करते हैं अपन, जो उसकी कैपेसिटी होती है क्लैंप की लगभग 20 से 1 लाख के आसपास होती है, और किल्न की होती है लगभग 25,000 के आसपास। ठीक है, उसमें फ्यूल की जो कॉस्ट है क्लैंप में थोड़ी कम आएगी, किल्न में थोड़ी हाई आएगी। इनिशियल कॉस्ट क्लैंप की थोड़ी सी लो होगी, इसकी थोड़ी सी हाई होगी, लेकिन ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है तो फिर बार बार इसमें कॉस्ट नहीं लगती है। अब इसमें मेन जो डिफरेंस होता है वो क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स होता है। इसमें जो है क्वालिटी ब्रिक लगभग 60-70% के आसपास आती है। इसमें आपको आजकल तो मतलब 90 to 95% ब्रिक्स आपको मिलने लगी है। क्लैंप में क्या होता है कि जो अपना रेगुलेशन ऑफ फायर, मतलब कितनी आग देनी है, कितनी नहीं देनी है, कब बंद करनी है, उस पर अपना मतलब रेगुलेशन कम होता है। ठीक है, और इसमें रेगुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पर स्किल्ड सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप हाई क्लास ब्रिक बना रहे हो ज्यादा क्वालिटी में और ज्यादा मात्रा में, तो आपको स्किल्ड सुपरविजन की जरूरत है। स्ट्रक्चर इसका टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है और परमानेंट स्ट्रक्चर इसका क्लिन का। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सुटेबिलिटी है, छोटे जो गांव वाले जो स्केल्स हैं, यहाँ पर आप लोग स्मॉल स्केल पे आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल में जाना है तो आपको वहां पर क्लिन के साथ जाना पड़ेगा। सर। हाँ जी सर, अपन लार्ज स्केल पर इसमें तो 25,000 ईंटें, इसमें तो 1 लाख बनने ना सर, तो ये स्मॉल स्केल कैसे हुआ सर? टाइम 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 देखो, 2 से 6 महीने में ठीक है, नीचे, यहाँ 24 घंटे मतलब क्या है 12 दिन मतलब। ठीक है, ठीक है सर। लगभग 12 दिन में आपको 25,000 ब्रिक मिल रही है, तो वो बराबर ही पड़ती है लगभग। ठीक है, 12 मतलब ज्यादा ही पड़ेगी, 12 जो 48, यहाँ थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब जो किल्न होती है मेरी, वो भी मेरी 2 टाइप की होती है किल्न। पहली तो होती है इंटरमीडिएट और दूसरी होती है कंटिन्यूस किल्न। अब इसमें जो फेमस है वो बुल ट्रेंच और हॉफमैन किल्न दोनों फेमस है। कंटिन्यूस में आपने नाम सुने होंगे आई थिंक, किसने सुना है बुल ट्रेंच और हॉफमैन किल्न का? टनल का तो आई थिंक नहीं सुना होगा, लेकिन बुल ट्रेंच और हॉफमैन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये मैंने कुछ डायग्राम बनाने का ट्राई किया था। इंटरमिटेंट क्लिक का होता है, इसमें कुछ दरवाजे होते हैं, इसमें ये यहाँ पर बीच में आप ईंटें रख देते हो और आग आपकी चालू रहती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ प्रोसेस होता है इंटरमीडिएट क्लीन में। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो मेन इंटरमीडिएट जो क्लीन होती है, उसका मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि जो यहाँ पर अपने को जो बर्न्ट ब्रिक है वो उसकी क्वालिटी यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, मतलब एक जैसी आपको ब्रिक्स नहीं मिलेगी, थोड़ी अलग अलग टाइप की, कुछ ज्यादा जली हुई, कहीं से कम, तो इस टाइप की उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अपने को प्रॉपर नहीं मिल पाती है। ठीक है, अभी जो आपकी 2 क्लीन थी, बुल ट्रेंच और हॉफमैन, तो ये मैंने वापस मेडिजी की जो पोस्टल स्टडी कोर्स है वहां से मैंने कटिंग ली है, वो मैंने बता देता हूं आपको। तो इसमें भी डिफरेंसेस हैं, ये वैसे कभी पूछा जाता है नहीं, लेकिन एक बार आपको याद रखना चाहिए, नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। अपना सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो उसके मूड के ऊपर है। तो बुल ट्रेंच जो किल्न होती है, लगभग उसमें 3 लाख ब्रिक अपने को मिल जाती है 12 दिन में, और इसमें लगभग हो जाती है 40 लाख ब्रिक एक सीजन में। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग, मतलब मानसून में अपने को जो बारिश हो रही है तब अपने को उसको रोकना पड़ता है, लेकिन हॉफमैन में जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है अपने पास, तो बारिश में भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है।
बुल ट्रेंच में फ्यूल थोड़ा ज्यादा लगता है, हॉफमैन में कम लगता है। हॉफमैन की बस एक ही दिक्कत है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, इसलिए थोड़ी कम पॉपुलर है। जो बुल ट्रेंच है उसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी कम होती है, ठीक है। और बाकी तो हॉफमैन हर चीज में से बेटर है। इसका जो नेचर है वो कंटिन्यूस होता है, मतलब मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ लेस इनिशियल कॉस्ट। क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स जो है मतलब हॉफमैन के कंपेयर में थोड़ी सी लेस मिलती है, बाकी दोनों में आपको अच्छी क्वालिटी मतलब परसेंटेज जो है वो अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। सर नेचर से क्या समझेंगे अपन? यस सर, नेचर से क्या समझेंगे अपन? मतलब नेचर से कैसी जो ब्रिक आपको मिल रही है ना वो कैसी है, कंटिन्यूस है या मतलब सेमी कंटिन्यूस है, प्रॉपर जो ब्रिक का शेप एंड साइज जो है उसकी नेचर कैसी है, ठोकने पे वो बराबर मिल रही है, तो उसका नेचर मतलब उससे वो ऐसा कुछ लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक है। Suitable when demand of brick in monsoon is not substantial or suitable when demand of brick is throughout the year। मतलब जैसे जो बड़े बड़े इलाके हैं जहां पर पूरे साल भर ही काम चलना है, आपको पता है कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है या पूरी की पूरी कॉलोनी बन रही है एक नई की नई, तो वहां जब आपको पता है 2-3 साल तो वहां पर हॉफमैन क्लीन की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन आपको पता है कि बारिश में कोई काम होता नहीं है, तो उस जगह पर अपन जो है जनरली वो बुल ट्रेंच जो क्लीन है अपनी वो यूज करने का रखते हैं। आई विश सभी को आ गया है समझ में, यहां तक क्लियर है क्यों? यस छोटी छोटी सी चीजें हैं वो याद रह जाएगी, क्वेश्चन पे आ जाए क्यों? चलो क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, देखो ये जो बुक है ये हमारी IES मास्टर की SSC JEE की बुक है। हाँ जी सर, ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ की ब्रिक्स अच्छी होती है क्या? जैसे ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया है राजस्थान में जहाँ की ब्रिक्स अच्छी मानी जाती है या फिर मतलब मिट्टी अच्छी मानी जाती है? मिट्टी अच्छी मानी जाती है ब्रिक्स की, नरेंद्र सर। सर जीवन जी जीवन जी देखो, जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि जो ब्रिक बनाने के लिए जो आइडियल सॉइल है ना, सर ने एक ब्रिक बताई सलीम, है ना, तो सिलिका देन लाइम एंड देन एलुमिना, एलुमिना इज क्ले। तो इन दोनों का जो परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो अगर हम लोग बिल्कुल जो सैंडी जोन्स हैं तो वहां पे तो ब्रिक, वहां की जो सॉइल है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है ब्रिक्स बनाने के लिए, क्योंकि हमको क्ले चाहिए ही चाहिए उसमें। तो जो आपका जैसलमेर बीकानेर ये वाला एरिया, इस एरिया में ब्रिक्स बनाना पॉसिबल कम है, नहीं तो उनको क्या करना होगा, अलग से उसमें क्ले ऐड करना होगा, जो ब्लेंडिंग का प्रोसेस सर ने बताया उसमें अलग से ऐड करना होगा। और बाकी अगर हम अपने उदयपुर के आसपास के रीजन की बात करते हैं तो उदयपुर के आसपास की जो रीजन्स हैं, जैसे अपना उदयपुर का उमड़ा हो गया, सलुम्बर हो गया, इन एरियाज में ब्रिक का प्रोडक्शन बहुत अच्छे लेवल पे होता है। जी सर, ठीक। तो कुल मिला के जो सारा प्रपोर्शन का खेल है, अगर आपको कोई जो खराब एरिया है जहाँ पे आपका सैंड कम है या फिर क्ले कम है, तो आप क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर किसी लोकेशन से क्ले को उसमें ला के उसमें ब्लेंडिंग कर देंगे और ब्रिक तो बनाएंगे ही। ओके सर, ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो ये जो बुक है ये मैंने अपने जो भी मेरे ऑफलाइन कोचिंग पे जो भी आते हैं उन बच्चों को मैंने सबको दे रखी है। ये IES मास्टर्स की बुक है, लगभग इसमें 4-1000 क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छी बुक है। इसमें सबसे अच्छी बात ये कि साथ के साथ सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे गिवन रहता है और उसके सारे के सारे आंसर्स मतलब गिवन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, क्या होगा इसका आंसर? अभी अपन ने पढ़ा है 20 से 30%। 20 से 30% अपन ने पढ़ा था। 50 से 60% क्या होता है? सिलिका और 5 to 6% आयरन। ठीक है, आयरन है ना? ठीक है, आयरन ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीशियम लेस देन 1%। ठीक है, बाकी ये CO, देखो इसमें CO2, SO3, H2O ये बहुत स्मॉल परसेंटेज में होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसका जो सॉल्यूशन है वो भी काफी अच्छे से गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा आइडिया है तो डिस्कस कर सकता है, बता सकता है मुझे। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन? मतलब आंसर तो था हुआ है, मुझे इसका वो चाहिए, कोई बताना चाहेगा?
सर इसका कोई टेस्ट होता है सर? ध्यान नहीं पर कर रखा है। कर रखा है टेस्ट, कर फील्ड रखा नहीं टेस्ट ध्यान होते नहीं। हैं। अच्छा लेंथ कुछ में नहीं सर करते अरेंज आप। करते हैं, फिर उनको मेजर करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिक्स को जो है आप टॉलरेंस टेस्ट। पूरा का पूरा जो है ब्रिक्स को जो है आप हाँ। पूरा का पूरा लंबा आप बिछा देते हो, ठीक है। तो 19 इंटू 20 कितना हो गया आपका, वाली डायरेक्शन है, 19 इंटू 20 कितना हो गया, 380। तो वो लगभग 364 से और 396, मतलब ऐसा प्लस माइनस कुछ परसेंटेज होता है, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपन जनरली जो है 20 ब्रिक का सेट बनाते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन ये Yes, पढ़ो, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ एट लीस्ट, बोलो। 50%। 50% 70% 70%। 50 to 60% ही लेते हैं अपन जनरली। क्ले और सिल्ट का मतलब वही आपकी जो मिट्टी और रेत जो है, सिलिका, ठीक है। सिलिका जो है अपन मिट्टी जो लेते हैं उसी से अपन लेंगे, तो जनरली 50% ही लेते हैं, मतलब 60% से ऊपर नहीं जाना है। 70% एक्सिस चला गया, ठीक है, उस केस में आप क्रैक डेवलप हो जाएंगे, तो वो अपना ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया 70% वाला, ठीक है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन पूछा गया 2008 में, अब बताओ मुझे इसका आंसर। सर बी। बी आंसर है। The standard size of modular bricks 19 is, इंटू 9 इंटू 9। ठीक है। और अगर नॉमिनल साइज लेनी होती तो मोटार के साथ में आता है 200 इंटू 100 इंटू 100। 200 इंटू 100 इंटू 100 mm में, और 20 इंटू 10 इंटू 10 ये सेंटीमीटर। ऑप्शन होता है। क्लियर है? देखो वेट ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक जनरली 3.5 केजी से 3 केजी से 3.5 केजी होता है। इसका आंसर दे सकता है कोई? क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 10.5। 10.5। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। ये वाले का क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? 500। 500। और नहीं और कोई ऐड करना चाहता है? डी डी 500 डी 500 पे ही है, 550 के आसपास कोई नहीं जाएगा। नहीं पता है मैं आपको बताऊं, इवन देखो जब मैं छोटी सी घटना का जिक्र करता हूँ, मैं सीटीआई में पढ़ता था, नहीं पाता हुआ था, उसके जस्ट बाद मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो मुझे ब्रिक की डायमेंशन पता, मतलब डायरेक्ट मुझे नहीं पता कि 500 होती है, तो मैं लगा हुआ हूँ 1 मीटर को, मतलब क्या 1 मीटर क्यूब को 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखा, फिर नीचे 20 इंटू 10 इंटू 10 लिखा, फिर काटा उसको, तो 500 आंसर, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये रटने की चीजें हैं, ये आपको मतलब नींद में भी उठा के पूछ ले कि कितनी होती है, तो ये सारी की सारी चीजें, स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है बीएमसी, यहाँ तो आपको रटने का ही है, ठीक है। और जो सर का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहां पर मेरे जो स्टूडेंट, मेरे को उनको एक ही टिप होती है कि भाई बिना क्वेश्चन करे, मतलब प्रॉपर पढ़ना है, सीधा आंसर दिख भी रहा है तो भी टिक नहीं करना है, उसको सोल्व करके ही टिक करना है। वहां यहाँ पर सोल्व करने लगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रटना है और वहां सोल्व करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट होता है ना, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, वहां पर आपको सोल्व करना है, आपको बिल्कुल क्लियर होना कि हाँ 500 आंसर है, तो भी आप उसको एक बार सोल्व करके देखो वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका आंसर क्या था, सी या डी? डी। उसका आंसर 500 500 डी था। डी। क्वेश्चन बी आंसर 4.5 न्यूटन पर है ना, याद रह जाएगा। 10.5 सेकंड क्लास का, जी सर। 7.5। 7.5 होता है, मतलब 3.5 3.5 कम कर देगा। हाँ 7 मतलब कई बार देखो मेरी बात सुनो, आसपास के ऑप्शन भी दे सकता है वो, कई बार 10 दे देता है, 10.5 दे देता है, 7 दे देता है, 7.5 दे देता है, 3 दे देता है, 3.5 दे देता है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% सर फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। सी 20% सर। सी। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते, अपन पढ़ रहे हैं, मतलब मैं आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से, ये सारे के सारे एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन है सर सी। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जो अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन उसी में से आ रहा है, मतलब उसके अलावा कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो भी छोटा मोटा अगर बच जाता है गलती से तो मैं नोट कर लेता हूँ उसको,
मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज आपकी छूटे, लेकिन फिर भी कई बार छूट जाती है तो आप लोग भी बता देते हो कि हाँ सर यार ये भी है, थोड़ा सा नोट करने लायक पॉइंट है, तो आप इसे भी आपके नोट्स में नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर आयरन ऑक्साइड डी। डी आयरन ऑक्साइड डी सर, आयरन ऑक्साइड। का जी सर। मैग्नीशियम नहीं होता क्या? सर रेड कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है, रेडिश कलर आता है। येलो टिंट आता है। हाँ सर, ज्यादा हो जाता है तो ब्लू भी आता है। और आयरन ऑक्साइड ज्यादा हो जाता है फिर ब्लू। रेडिश ब्राउन जो कलर होता है वो अपना आता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, इसके अलावा मतलब और कोई नहीं है। जी सर। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो वापस आ गया। डी आंसर। डी आंसर है 20 to 30% गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एल्यूमिना। तो 20 to 30%। हाँ तो आई थिंक आप लोग अब इस टाइप बेसिक क्वेश्चन से वो करने में आप एबल हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, आप लोग कर रहे हो। और इससे रिलेटेड अब जो भी ब्रिक्स है, तो स्टोन, मेरी बात सुनिए, आपका स्टोन कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड आपको जहां पर जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आप वो करिए, छोटे मोटे डाउट आते हैं तो आप पूछिए। ठीक है, शायद किसी ने अपने को आरसीसी के भी डाउट भेजे थे, तो कमल सर से मैं बोल दूंगा, वो उसको सोल्व करके आपको भेज देंगे, बता देंगे, पूरा समझा देंगे। ठीक है, जैसा भी है। तो ये सारी चीजें आई थिंक अपना जो आज का जो लेक्चर है अपन यहीं पर एंड करेंगे इसको। तो ये जो अपन ने आज ब्रिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सभी को क्लियर आया, समझ में आया? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अभी नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो जगदीश सर की होगी, और वो आपकी 6 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बाकी लोगों को भी बोल देना। सर आज कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आप? सर मैं आज इनको प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करूंगा, हार्डनेस, टफनेस और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपको थोड़ा इनको पॉइजन रेशियो तक लेके जाऊंगा आज। अच्छा, ठीक और है। कुछ तो क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, इनके डाउट्स आए थे रेजिलेंस और स्ट्रेन एनर्जी के, कुछ बच्चों ने पूछे थे, तो उसको एक बार फिर डिस्कशन करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे सर 30-35 क्वेश्चन आज। 30-35 क्वेश्चन करेंगे, तो ठीक है। मतलब 30-35 क्वेश्चन में तो आई थिंक आप लोगों को अवेलेबल रहना ही है सभी को। और भी आपके जितने भी दोस्त हैं तो आप उन लोगों को भी थोड़ा सा ले आओ 2, 5, 10, 15 मिनट में। ठीक है, तो वापस लिंक यही रहेगा, इसी लिंक पे ज्वाइन करना है। हाँ जी सर, जैसे अभी आपने अपने नॉमिनल मॉड्यूलर साइज जो